In this video, we will do the science and technology portion of the Vision Quarterly Current Affairs from March to May. So, the first topic is satellite internet services. Now, it means wireless internet connection provided by communication satellites orbiting Earth. कि जैसे इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर से आता था, ऑप्टिकल फाइबर से अब वो जो इंटरनेट है वो वायरलेस तरीके से आएगा डायरेक्ट फ्रॉम सैटेलाइट्स. एयरटेल एंड जियो दे हैव साइंड अ डील विद स्पेसएक्स जो एलन मस्क की कंपनी है, एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, और वो जो है ना वो इंटरनेट देंगे इंडिया को, वायरलेस इंटरनेट. सो दिस इज़ कॉल्ड द सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज, जहाँ पे हम लाइक फाइबर केबल DSL ये सब नहीं करते हैं, डाटा विदाउट वायर्स. दिस इज़ व्हाट इट मीन्स. Next up we have the various types of orbits and satellite internet services. This is very important. Geostationary orbit. This is Earth. This is equator. And जो इसके around घूमेगी satellite, it will sink, it will appear as if it is stationary with respect to Earth because it totally sinks with the rotation of Earth. So this is called geostationary Earth orbit. Its distance is quite far from Earth, like 35,786 kilometer. Then we have medium Earth orbit, which is not so far from Earth. Okay, it's like from 2000 to जहाँ से जियो स्टेशनरी शुरू होती है वहाँ तक मीडियम अर्थ ऑर्बिट हम इसको बोलते हैं. एंड देन लो अर्थ ऑर्बिट इट इज़ जस्ट फ्रॉम 200 लाइक 160-200 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर्स. एंड इसी में हमारा वो आ जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ना वो लो अर्थ ऑर्बिट में है. अब जो लेटेंसी है, अब ये बहुत पास है अर्थ के, तो लेटेंसी क्या होता है, लैग, जिसको हम लैग कह देते हैं ना, लैग कर रहा है मेरा फ़ोन या इंटरनेट. तो अगर ये लेटेंसी कम है तो यानी कि लैग कम है. ओके, तो जो लो अर्थ ऑर्बिट है वो लैग कम करेगी, तो इसकी एक तो पास है तो कॉस्ट सेटअप भी कम होगा, इसका कवरेज ये स्मॉल एरिया करेगी फोकस करके, जैसे रिमोट सेंसिंग, ह्यूमन सैटेलाइट. बट कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन में ये सबसे अच्छी होगी क्योंकि इसकी लो लेटेंसी है. तो स्टारलिंक, प्रोजेक्ट काइपर, ये अमेज़ॉन का प्रोजेक्ट है, काइपर बेल्ट है ना वहाँ, एंड टेलीसेट. एंड देन जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट एंड मीडियम अर्थ ऑर्बिट में ये करेगा. एंड इसकी भी लो लेटेंसी है, इसकी मीडियम लेटेंसी है, हाई तो किसी की नहीं है. इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा होगी, बहुत दूर है तो बहुत ज़्यादा एरिया कवर करेगी. ये पास है तो ये थोड़ा कम एरिया कवर करेगी, ये वाली. देन वी हैव दीज प्रोजेक्ट्स. प्रोजेक्ट काइपर लाइक आई टोल्ड यू ये अमेज़ॉन का है. इसमें ये क्या करें कि 3200 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को ये भेज रहे हैं हाई स्पीड ग्लोबल ब्रॉडबैंड के लिए. सो दिस इज़ a very revolutionary thing. Project Kuiper is very important. My brother is also in Amazon and he is a engineer and he is working in this Project Kuiper in US. So Starlink launched by SpaceX. OneWeb operated by Eutelsat France and has the second largest satellite constellation after SpaceX. And Kaifun constellation is China's. So these are the projects which we should know. Okay, next topic is human enhancement, like cosmetic surgeries. We try to enhance humans. So what are the types of human enhancements? phenotypic, मतलब कि जो एक्सटर्नली हमारी जो बॉडी है उसको करता है बट जीन्स को ये टच नहीं करता. देन सोमैटिक, ये क्या कर रहा है कि हमारे बॉडी सेल्स को तो टच कर रहा है बट वो जो जीन्स को कर रहा है वो हेरिटेबल नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन में वो नहीं जाएंगे, मतलब सोमैटिक सेल्स में ये मॉडिफिकेशंस कर देता है. तो ये तो वाइडली एक्सेप्टेड हो जाएगा, जैसे बायोनिक लिम्स, ग्लासेस, एक्सोस्केलेटन्स, ये भी मोस्टली एक्सेप्टेबल कर लेते हैं लोग. बट जर्म लाइन अब जो हेरिटेबल ही हो जाएगा, जैसे डिज़ाइनर बेबीज़, तो यहाँ पे फिर एथिकल कंसर्न्स तो आएंगे. तो इसमें थोड़े लोग मतलब कतराते हैं इसको एक्सेप्ट करने. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ह्यूमन एनहांसमेंट्स, these we should know. And there are some transhumanists, they radically enhance abilities and they support it, that we should
use these. And then there are some bioconservatives who are more towards ethical. They say that it is harm to human essence. Okay, the same way many people in the Bollywood, they are in favor of cosmetic surgery, some are not. So it depends. Green hydrogen certification scheme of India. This is very important. ओके इसमें क्या है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, देखिए एनर्जी की बात हो रही है तो ये वाली मिनिस्ट्री आ जाएगी. उन्होंने किया ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया को लॉन्च कर दिया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर. एंड ये क्या करेगी कि ग्रीन हाइड्रोजन को हम सर्टिफाई करेंगे ट्रांसपेरेंसी, ट्रेसेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी के साथ. अब इसकी जो वेरिफिकेशन है तो एनुअल ऑडिट होगा इसका. अक्रेडिटेड कार्बन वेरिफिकेशन एजेंसी जो है ये इसका एनुअल ऑडिट करेगी. एंड जो ग्रीन सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया है वो कैसे होगा कि आपकी 2 kg कार्बन डाइऑक्साइड पर kg हाइड्रोजन से कम है या उसके इक्वल है, नॉन बायोजेनिक, तब आप इसको कर सकते हैं. एंड ये नॉन ट्रांसफरेबल है. ये कोई कार्बन क्रेडिट्स की तरह नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपने ये सर्टिफिकेशन ले लिया एंड नाउ यू आर सेइंग कि आई एम हैविंग सम कार्बन क्रेडिट्स, तो ऐसा नहीं होगा. अब इसमें एक तो ये चीज़ है कि ये हो चुका है. अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है अब ये है क्या, व्हाट इज़ दिस ग्रीन हाइड्रोजन. सो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग रीन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर आप यूज़ कर सकते हैं या बायोमास गैसिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं. इसमें क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है इट स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूजिंग ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी लाइक सोलर. सो इसकी एप्लीकेशंस होती हैं जैसे फ्यूल सेल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये PYQs में पूछा हुआ है, इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, ट्रांसपोर्ट, रोड, रेल. अब दीज आर द टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन. इसमें जैसे ये आप याद कर सकते हैं कि पिंक हाइड्रोजन न्यूक्लियर एनर्जी, येलो सोलर का आपको याद रहेगा, ये न्यूक्लियर का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका आप याद कर लीजिए. कोल का आपको याद हो जाएगा, ब्लैक ब्राउन होगा. ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन. इस पर अभी तक UPSC ने पूछा नहीं, बट ये कलर कोडिंग पे मे भी कभी पूछ ले. ये न्यूक्लियर एनर्जी का याद कर लेना. अबाउट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. सो बेसिकली मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, यूज़ एंड एक्सपोर्ट. प्रोड्यूस भी करेगा, यूज़ भी करेगा, एक्सपोर्ट भी करेगा. उसके लिए ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया था. पहले इसका फेज़ था 2023 से 25-26 तक. एंड नेक्स्ट इसका फेज़ 2026 से 2029 एंड 30 तक होगा. इसमें हम क्या करेंगे कि एक तो डिमांड क्रिएशन करेंगे कि एक तो घर पे डिमांड होगी डोमेस्टिक एंड देन बाहर भी डिमांड होगी एक्सपोर्ट के लिए. ओके, अब इसके क्या है कि स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, जिसको हम साइट प्रोग्राम कहते हैं. अब ये आप मार्क कर लीजिए, पूछ सकता है कि ये साइट प्रोग्राम इज रिलेटेड टू व्हाट. वी शुड नो दैट इट इज़ रिलेटेड टू दिस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. इट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स फॉर इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन. Okay, so this is all about green hydrogen. Next, strategic crypto reserve. Now what is this? जैसे हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. आई डोंट नो ये इन्होंने साइंस में क्यों दिया. हाँ, मे बी क्रिप्टो करेंसी को साइंस में लेते हैं, बिकॉज अदरवाइज ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लग रहा था ना. तो इन्होंने बोल दिया कि ये जो US डिजिटल एसेट स्टॉक पाइल है वो स्ट्रैटेजिक क्रिप्टो रिजर्व की. अब US बोल रहा है कि हम क्रिप्टो भी रिजर्व में रखें क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इज़ इंक्रीजिंग. सो जैसे इंडिया ने भी अपनी CBDB जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC वो किया लॉन्च. तो इसी तरह से ये कह रहा है कि हम भी अपना एक स्ट्रैटेजिक क्रिप्टो रिजर्व रखेंगे, US बोल रहा है. सो अब क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये स्टैटिक की चीज़ें आपको पता ही होंगी, बट स्टिल डिजिटल वर्चुअल करेंसी, डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे PYQ भी आ चुका है. कोई गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक इसको कंट्रोल नहीं करते हैं, भले ही ये करेगा बट एज सच उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता. ठीक है, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, बिटकॉइन है, इसमें जैसे माइनिंग वगैरह होती है. ओके, अब दिस इज अ गवर्नमेंट हेल्थ क्रिप्टो स्टॉक पाइल इंट्रोड्यूस इन नेशनल रिजर्व टू बूस्ट इकोनॉमिक रेजिलियंस, फाइनेंशियल सोवरेनिटी, समथिंग लाइक दैट. सो डिजिटल काउंटर पार्ट टू फॉरेक्स एंड गोल्ड रिजर्व्स, कि जैसे हमारे पास ये मनी में मॉनिटरी टर्म्स में होता है डॉलर में एंड ये गोल्ड रिजर्व्स, तो ऐसे ही हम डिजिटली भी उसको रखेंगे रिजर्व को. बस यही है, जैसे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी होता है. अब ये इसके आर्ग्यूमेंट्स फेवर में अगेंस्ट में, इस पे फिल्म्स में तो कुछ नहीं आएगा, बस ये आ सकता है कि क्या चीज़ है ये. लाइट सुपर सॉलिड.
सुपर सॉलिड स्टेट फ्रॉम लाइट, मतलब हमने लाइट से एक नई स्टेट बना ली। तो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बाद एक प्लाज्मा आती है जब हम बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे, एंड देन बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, वो कहता है बहुत लो आप टेम्परेचर कर देते हो जब, तो तब वो जैसे एब्सोल्युटली ज़ीरो, समथिंग एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे ये बन जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो अब यहाँ पे क्या बोलता है कि क्वांटम इफेक्ट्स विजिबल हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अ रेयर स्टेट ऑफ मैटर दैट शोज बोथ सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर एंड फ्रिक्शनलेस फ्लो। सॉलिड भी है, सॉलिड है, बट ये जो फ्रिक्शन लगती है ये लग ही नहीं रही, ऐसा सॉलिड फ्रिक्शनलेस फ्लो। तो उसको हमने बोल दिया सुपर, मतलब लाइट सुपर सॉलिड या सुपर सॉलिड स्टेट फ्रॉम लाइट। एंड एटम्स हैव मिनिमल एनर्जी एंड दे फॉर्म लाइक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जो ये बोस एंड आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। उसके बाद ये पोलैरिटन्स, ये क्या होते हैं कि दे आर फॉर्म बाय कपलिंग लाइट विथ क्वासी पार्टिकल्स लाइक एक्साइटन्स व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। ठीक है, यूपीएससी इतनी डेप्थ में नहीं जाता है, ये कोई इंजीनियरिंग साइंटिस्ट का पेपर नहीं है। बस जैसे पूछ लिया क्यूबिट किससे रिलेटेड है, क्यूबिट किससे रिलेटेड है, तो ये क्वासी पार्टिकल्स पोलैरिटॉन्स मतलब किस चीज़ से रिलेटेड है, समथिंग, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्वांटम से रिलेटेड है। ओके, क्वांटम कंप्यूटिंग आ गया, जैसे क्यूबिट्स, ये पूछा था यूपीएससी ने पीवाईक्यू में, क्यूबिट क्या है। ओके, अब ये लाइट के बारे में हमें कुछ जानना बहुत ज़रूरी है कि ये वेव पार्टिकल डुअलिटी ये एग्जिबिट करता है कि ये लोकलाइज पार्टिकल भी है बट ये वेव की तरह भी बिहेव करता है। सो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स लाइट कैन बिहेव साइमल्टेनियसली एज अ वेव एंड एज अ पार्टिकल। वेव पार्टिकल दोनों तरह से लाइट जो है वो बिहेव करता है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ड्रग्स, अब ये होते हैं HIV के लिए। ठीक है, सी HIV वायरस है, एड्स प्रॉब्लम है जो ये इसकी वजह से कॉज होती है। तो अगर किसी में HIV पॉजिटिव आ गया और उसने ये थेरेपी ली तो हो सकता है कि उसका जो एड्स है ना वो होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएं या डिले हो जाए। सो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड ऑल स्टेट्स टू रिस्पॉन्ड ऑन सिस्टेमिक इश्यूज जो भी आ रहे हैं इसकी ड्रग सप्लाई में, कि अब इसमें इश्यूज नहीं आने चाहिए ना, बिकॉज एड्स भी तो एक तरह का लाइक पेंडेमिक है दुनिया में। सो इट ट्रीट्स HIV इन्फेक्शन, एंटी HIV ड्रग्स करते हैं ये, और ये क्या है, ये 2-3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन होते हैं विच आर हाईली एक्टिव एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी, HAART। ओके, इस ये हम इसको कहते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ड्रग्स को। ये कोई क्योर नहीं है, बस उनको एक लंबी ज़िंदगी दे देते हैं ये। ओके, अब HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, स्पेशली CD4 टी सेल्स जो जो हमारे होते हैं बॉडी में टी सेल्स, उनको ये इम्पैक्ट करता है। ये आप याद कर लीजिए कौन से सेल्स को इम्पैक्ट करता है, तो CD4 टी सेल्स को ये इम्पैक्ट करता है। और जो एड्स है वो फाइनल स्टेज ऑफ HIV है कि जब जो हमारी बॉडी है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। सो दिस इज़ अबाउट इट। नेक्स्ट वी हैव जीन एडिटिंग। अब जीन एडिटिंग पता है ना क्या है, ये किसी का DNA है, ओके, और ये किसी का DNA। अब इसमें से एक पार्ट हमने कट कर दिया, इसमें से एक पार्ट कट दिया, इसको बाहर निकाल दिया और इसको इसकी जगह पे फिट कर दिया। ओके, जैसे विद अ डिफरेंट कलर मे बी, लीव इट, मतलब आप समझ ही गए व्हाट आई मेंट, कि जैसे ये एक DNA है और फिर ये एक DNA है, ओके, और यहाँ से हमने इन दोनों, यहाँ से इसका पार्ट कट कर दिया, यहाँ से इसका पार्ट कट कर दिया, और अब किया क्या, इसको इधर फिट कर दिया हमने। तो ये हमने यहाँ पे ये लगा दिया और यहाँ पे ये लगा दिया, ओके, और ये मे बी हम ना लगाएं, बस ये एक हमने फाइनल प्रोडक्ट बना दिया। सो दिस इज़ अबाउट व्हाट वी कॉल जीन एडिटिंग। तो ऐसे करते हैं। अब ये की कैसे जाती है, अब जीन को कट करना पड़ेगा तो सिजर चाहिए, तो वो जो सिजर होती है वो ये होती है जीन एडिटिंग की, जिंक फिंगर न्यूक्लियेजेस जो होती हैं वो सिजर्स होती हैं, ये करती हैं कटिंग। फिर टेलन्स, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियेजेस, राइट, एंड देन क्रिस्पर Cas9, इस पे तो PYQ पूछूगा यूपीएससी की, ये मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं। अब ये हमने जैसे पहले भी पढ़ा था
सोमैटिक, जर्म लाइन, ये होता है कि जो नॉट हेरिटेबल है, एंड जर्म लाइन में ये इनहेरिटेड हो जाएगा इसमें अगर आप कुछ चेंजेस करेंगे तो। इंसर्टिंग, डिलीटिंग, चेंजिंग बेसिस, एडिंग न्यू जीन्स, ये होती है हमारी जीन एडिटिंग। अब तो जिंक, ये आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों, क्रिस्पर cas9, टेलन्स, जिंक फिंगर न्यूक्लियेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट। सो जिंक फिंगर प्रोटीन्स, एंड देयर इज अ फोक एंजाइम कटिंग, ओके। ये अब ये जो जिंक फिंगर प्रोटीन्स हैं ये उस जगह को टारगेट करेंगे और ये एंजाइम क्या करेगी, उसको कट कर देगी। फिर ये टेल प्रोटीन्स ये टारगेट करेंगे एंड फोक एंजाइम उसको कट कर देगी। देन बट जो क्रिस्पर cas9 है इसमें RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं, cas9 एंजाइम होती है, ओके। सो जो RNA मॉलिक्यूल्स हैं they target and cas9 enzyme cuts. Zinc finger proteins bind specific DNA sequences and fork cuts DNA. Tail proteins bind specific DNA sequences, fork cuts DNA. RNA guides Cas9 to cut DNA locations. Faster, cheaper, more accurate, and easier to use. Talent is easier to design and program than ZFN, zinc finger nucleases. So this is first of the genome editing nucleases. So see, this is like more advanced, and then this, like this, okay. These are the different fields where we use these things. Deep fakes. सो आई थिंक हम सबको पता है डीप फेक्स क्या होता है। किसी का आर्टिफिशियल वीडियो जो आजकल बहुत चलता है, किसी की भी फेस पे जैसे वीडियोस आते हैं, ट्रम्प ने कुछ कह दिया या हमारे पीएम मोदी कुछ कह रहे हैं, सो दोज आर डीप फेक्स। वो इंसान रियल में इट्स नॉट सेइंग बट द AI हैज़ मेड इट। सो यूएस पास टेक इट डाउन एक्ट जिससे कि डीप फेक्स पे कंट्रोल किया जा सके। अब इसमें दो चीज़ें याद करनी है। एक तो ये जो टेक्नोलॉजी जिस पर पूछ सकता है, जैसे ऑटो एनकोडर एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की टेक्नोलॉजी से हमारे ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, वैसे ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। एंड एक है जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स, गैन्स, ओके। टू ये यूटिलाइज करता है टू मशीन लर्निंग नेटवर्क्स, नेमली जनरेटर एंड एडवर्सरी। सो ये भी हमें अब याद करना है कि डेटा आएगा, फिर जनरेटर में जाएगा, फिर एडवर्सरी में जाएगा, और इस तरह से जो क्या करते हैं कि जो डीप फेक्स हैं वो बनते हैं। उसके बाद ये कुछ जो एक्ट्स हैं, जैसे इंडिया में है IT एक्ट, देन IT रूल्स हैं हमारे, ठीक है, डीप फेक्स को रेगुलेट करने के लिए बेसिकली। नाउ कम्स द न्यूज़ इन शॉर्ट्स. So obesity, okay. See, obesity is becoming a pandemic. This generation, a lot of sitting, like we also, बस बैठे रहो, पढ़ाई करते रहो, so थोड़ा फिजिकल करना चाहिए हम सबको। सो BMI होता है जैसे बॉडी मास इंडेक्स, जो हमारी वेट एंड हाइट के हिसाब से निकलता है। तो अगर वो 25 से ज़्यादा, किसी का ओवरवेट है 30 ज़्यादा है, तो वो बंदा ओबीज है। और ओबेसिटी को WHO ने, मतलब एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन, ये हेल्थ रिस्क बहुत पोज कर देता है, ओके। नाउ दीज आर द थिंग्स अबाउट, जैसे हाई कैलोरी, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल्स, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, मे बी उनकी वजह से भी हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो इम्पैक्ट हो रहा है, एंड हमारा जो वेट गेन है वो हो रहा है। सो ये भी एक रीज़न जो है वो हो सकता है, ओके। रूको, रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बाकी भी आप पढ़ लो बट ये थोड़ा डिफरेंस है, यूनिक। नेशनल जीन बैंक, अब इंडिया ने अपना सेकेंड नेशनल जीन बैंक जो है वो सेट कर दिया है, कंजर्व करेगा 10 लाख क्रॉप जर्म प्लाज्म। जीन बैंक क्या होता है, ये एक बैंक है, यहाँ पे आपने जीन्स रख लिए जिससे हम फ्यूचर के लिए न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ला सके। जो भी सीड्स हों, जीन्स हों, उनको हम सेव करके रख लेंगे, ठीक है। सीड बैंक, जैसे सेवलबार्ड नॉर्वे में हमने ये बनाया है, सेवलबार्ड वॉल्ट, ओके। नॉर्वे में ये सीड बैंक है, वहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ है तो वो प्रिजर्व रहते हैं। फील्ड जीन बैंक्स, जहाँ पे लाइव प्लांट कंजर्वेशन किया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन, जहाँ पे लाइक -196 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है ना, उस पर हम कोई भी चीज़ को प्रिजर्व करते हैं, जैसे टिश्यूज़, एम्ब्रियोज, पोलन, DNA बैंक्स, दीज ऑल दीज थिंग्स, ओके। ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म, ओके। ट्रांसजीन होता है एक फॉरेन जीन,
फॉरेन जीन को हम ट्रांसजीन कहते हैं। बीटी कॉटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप सबको पता होगा, स्टैटिक का पार्ट है, सबने पढ़ा होगा, फिर भी बता देती हूँ व्हाट इज़ दिस। तो इसमें क्या होता है कि एक ये इंसेक्ट है, ओके, ये कोई इंसेक्ट है, इसका नाम है बीटी बैसिलस thuringiensis, और इसके अंदर है ये जीन जिसका नाम है, इसके अंदर ये जीन है जिसका नाम है cry1AC जीन, ओके। और ये हमारे पास है कॉटन, ओके। इस पे आके बॉलवॉर्म, पिंक बॉलवॉर्म जो है वो इस कॉटन को आके है खाता, इसके अंदर हमने ये जीन जो है ये डाल दिया, ये वाला बैसिलस का। एंड अब क्या है, अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है ये क्या करता है, ये डिफरेंट सोर्सेज की जीन्स को कंबाइन करता है, रिकॉम्बिनेंट को कंबाइन कर देता है। तो हमने एक प्लाज्मिड मतलब एक वेक्टर में उसको डाला, फिर उसको हमने कॉटन सेल्स में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो ट्रांसजेनिक जो बीटी कॉटन बना बैसिलस thuringiensis के cry1AC प्रोटीन से, वो अब जो बॉलवर्म्स हैं उनको ख़त्म कर देगा, ओके। ऐसे करके ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी हम बना देते हैं समटाइम्स, जैसे अल्जाइमर्स रिसर्च के लिए ट्रांसजेनिक पिग्स को हमने यूज़ किया। तो ट्रांसजीन मतलब बेसिकली फॉरेन जीन। उसके बाद आर्यभट्ट सैटेलाइट, इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट थी, 50 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। इंडिया ने जो सोवियत कॉस्मोस 3M जो है रशिया का, वहाँ से इसको लॉन्च किया था, ये हमारी फर्स्ट सैटेलाइट थी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसरोज 101 मिशन फेज, PSLV रॉकेट सफर्स मैल फंक्शन, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, इट इज़ वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। फिर क्या हो गया, सो सबसे ज़्यादा इसने मतलब परफॉर्मेंस किया PSLV ने, तो ये तो हमारा वर्क हॉर्स है। सो इसमें 4 स्टेज रॉकेट यूज़ होता है एंड फर्स्ट टू यूज़ लिक्विड स्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये जो रॉकेट हैं उसकी ऐसे स्टेजेस होती हैं इंजन की ना, पहले एक स्टेज निकल जाती है, फिर इतना रह जाता है, फिर ये और ऊपर जाता है, फिर एक और स्टेज निकल जाती है, फिर ये भी निकल जाती है, एंड फिर बस ये इसका जो रॉकेट का जो मेन हेड है, ये सैटेलाइट जो इसने कैरी की होती है वो स्पेस में छोड़ देता है। सो लो अर्थ ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी में, हर टाइप के ऑर्बिट में PSLV सैटेलाइट लॉन्च कर देता है। अभी आपको पूछ सकता है सिर्फ लो अर्थ में करेगा, इसमें करेगा, नहीं, वो सब में कर देता है। मार्स और बाइटर, ये याद रखना, PSLV से लॉन्च हुआ था चंद्रयान 1, पर चंद्रयान जो हमारा था 3, वो किसने लॉन्च किया था, याद है ना आपको, GSLV, जिसको हम मार्क 3 भी कहते हैं, LVM, ओके। इसने लॉन्च किया था चंद्रयान 3, PSLV ने नहीं किया था। अब ये सबको पता है, सुनीता विलियम्स जो स्पेस में स्टक हो गए थे, फाइनली वो वापस आ चुके हैं, ओके। CST स्टारलाइनर ने उसको किया। AI वॉशिंग, क्या AI वॉशिंग, अब वेंचर कैपिटल्स होते हैं, ये फंड देते हैं स्टार्टअप्स को। अब सपोज कोई बंदा है, उसने AI जो है उसका बेसिक फीचर है, बट वो कह रहा है कि मेरा तो बहुत ज़्यादा जो मतलब मेरा स्टार्टअप है इट्स बेस्ड ऑन AI, जिस वजह से जो वेंचर कैपिटल है वो उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो इस चीज़ को AI वॉशिंग कहते हैं। जैसे ग्रीन वॉशिंग होता है कि किसी प्रोडक्ट में आप थोड़ा सा मैदा कम करते हो एंड आप बोल देते हो कि दिस इज़ वेरी हेल्दी, इसमें तो फाइबर बहुत है, जबकि 90% उसमें मैदा ही होता है, जैसे ब्राउन ब्रेड। तो इसलिए ये AI वॉशिंग। अब नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च, निडार, इसमें क्या है कि हम यूथ को बोल रहे हैं कि आप जो मैती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने ये लॉन्च किया है ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके, जो स्टूडेंट्स को हम इंगेज करेंगे इस चीज़ के लिए, प्रिसिशन एग्रीकल्चर में ये जो ड्रोन्स हैं ये यूज़ हों। आजकल एग्रीकल्चर में ड्रोन, जैसे एक नमो ड्रोन दीदी भी स्कीम आई थी, नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप ज़रूर पढ़ लीजिए, नमो ड्रोन दीदी। नेक्स्ट वी हैव नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, गोरखपुर हरियाणा। अब ये ना विलेज है हरियाणा का, ये मतलब हरियाणा, गोरखपुर यूपी की डिस्ट्रिक्ट नहीं है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है वो क्या इन्वॉल्व करता है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, हैवी वाटर से पता चल रहा है कि उसमें हैवी वाटर यूज़ होता है। अब हैवी वाटर क्या होता है, ये जो आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, ड्यूट्रियम, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, बट जो हाइड्रोजन है ना उसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, वो प्रोटियम है, ठीक है। जो जिससे हैवी वाटर बनता है वो ड्यूट्रियम है, इसमें एक न्यूट्रॉन भी होता है और एक प्रोटॉन होता है।
और ये ट्रिटियम है, इसमें 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है। ये बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है ट्रिटियम। सो ये जो हैवी वाटर है ये कूलेंट एंड मॉडरेटर की तरह काम करता है न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। अब इंडो कैनेडियन कोलैबोरेशन से हमने बनाया था ये प्रोजेक्ट, पोस्ट पोखरान फिर कनाडा ने उसमें से विड्रॉ कर लिया था। बेसिकली जो अभी हमें ये याद करना है कि नॉर्थ इंडिया का ये फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है। सी न्यूक्लियर एनर्जी हमारा टारगेट क्या है कि हम 100 गीगावाट जो एनर्जी है बाय 2047 जो हम जब हम अपने 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट करेंगे, विच विल बी लाइक अ वेरी ग्रेट मोमेंट फॉर इंडिया। तो अभी जो 8.1 गीगावाट की कैपेसिटी उसको हम 100 गीगावाट कर दें। और अभी न्यू यूरेनियम डिपॉजिट्स भी पाए गए हैं जादूगुड़ा माइंस झारखंड में, बहुत इंपॉर्टेंट, जादूगुड़ा माइंस झारखंड में ये पाए गए हैं। नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब चाइना ने बनाया अभी हाइड्रोजन बॉम्ब। ये क्या करेगा, सी जो न्यूक्लियर एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब क्या होता है, उसमें न्यूक्लियर होता है हमारा फिजन, ठीक है, जो कि रेडियो एक्टिव होता है, रेडिएशन निकालता है वो। ये न्यूक्लियर फ्यूजन से बनेगा, ठीक है। ये नो रेडिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, नो रेडिएशन, इसमें कोई रेडिएशन नहीं आएगी, ठीक है। और लो इग्निशन एनर्जी इसको चाहिए। यहाँ पे इसका ये प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है डिफरेंस। पीडीएफ क्लैरिटी करने में आज टाइम क्यों ले रहा है। हाँ, सी ये एटॉमिक वर्सेस हाइड्रोजन बॉम्ब्स। सो एटॉमिक बॉम्ब्स न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें न्यूक्लियर स्प्लिट करेगा इनटू स्मॉलर लाइटर न्यूक्लियर, एक्सेस एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। इसमें क्या है कि 2 लाइट एलिमेंट्स एक हैवियर एलिमेंट एंड इसमें इसलिए एनर्जी रिलीज होगी एंड ये मोर एनर्जी रिलीज करता है एटम बॉम्ब से। हम सोचेंगे इसमें रेडिएशन नहीं होती तो लेस रिलीज करेगा, नहीं, ये मोर रिलीज करेगा। जैसे कल इन्वायरमेंट के लेक्चर में पढ़ा था कि बायोफ्यूल्स है तो हमें लगेगा ये ज़्यादा एफिशिएंट होगा, बट वो कम एफिशिएंट है कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल्स। उसी तरीके से ये मोर एनर्जी रिलीज करता है। ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम जो है ये यूज़ होता है एंड इसमें यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239 यूज़ होते हैं। एंड ये इनके रिएक्शन है कि इस तरह से लाइटर एलिमेंट्स बन गए एंड इस तरह से जो है ये फ्यूजन हुई इसकी, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रियम, हीलियम। सन में होती है ये न्यूक्लियर फ्यूजन, याद रखना। ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने क्या किया, उसने ये शट डाउन कर दिया उसका जो ये वाला है ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंफेरोमीटर एस्ट्रोफिजिक्स जो है ये वाली ऑब्जर्वेटरी मिशन, उसने उसको शट डाउन कर दिया है। मिशन फ्रैम 2 इट हैज़ बीन लॉन्च्ड यूजिंग ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ऑफ स्पेसएक्स। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पोलर ऑर्बिट जो होती है अर्थ की, ये अर्थ है और ये हमारा मतलब यहाँ पे पोल है ना, तो ये पोलर ऑर्बिट होगी। इट पास ओवर नॉर्थ एंड साउथ पोल्स अप टू डेविएशन ऑफ 1 डिग्री अलाउड एंड लो अर्थ ऑर्बिट में बहुत पास होगा। लो अर्थ ऑर्बिट यानी 200 to 1000 किलोमीटर में होगा ये। सी अब इसमें मोर फ्यूल चाहिए बिकॉज अर्थ का रोटेशन आप लिफ्ट ऑफ के लिए नहीं यूज़ कर सकते, तो ये इसका एक चैलेंज है। इतना कुछ खास ये चीज़ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, यू शुड लर्न। जैसे लो अर्थ ऑर्बिट होती है तो राइसेट 2B है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहाँ पे है। फिर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये पोलर ऑर्बिट मतलब सन सिंक्रोनस हम इसको बोल देते हैं। इसकी हाइट लाइक 600 to 800 किलोमीटर होती है, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट जितनी ही इसकी हाइट होती है। देन मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, बट हमारी ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है इतनी दूर नहीं होती है। तो जीपीएस, बट जो यूरोपियन गैलीलियो सिस्टम है ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट में है, बट जो जीपीएस है ये इसमें नेविगेशन, पूरे अर्थ का नेविगेशन करना है, तो दूर से करोगे तभी पूरा अर्थ कवर होगा, तो जियो स्टेशनरी करता है। इंडिया की भी जो इनसैट है ना, नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसैट, वो भी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा ज़्यादा मतलब याद करनी है कि इक्वेटर वेस्ट टू ईस्ट मैचिंग अर्थ रोटेशन, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजीज़, अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ग्राफीन बेस्ड, ये ग्राफीन 2 साल पहले भी न्यूज़ में था, मतलब काफ़ी ये एक अच्छा है। ग्राफीन जो एलिमेंट है ना, इसके काफ़ी यूजेस हैं।
साइंस एंड टेक में जैसे अब क्या है कि एक हाइड्रोफोबिक ग्राफीन बेस्ड मटेरियल है, सॉल्ट वाटर ट्रीटमेंट, एंड आईआईटी बॉम्बे ने इसका जो है वो किया है, इस पे साइंटिस्ट ने डेवलप किया ये एक इवेपोरेटर वाटर डिसैलिनेशन के लिए। बस इतना ही इसमें जानना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अडॉप्टेड वर्ल्ड फर्स्ट पेंडेमिक एग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने अडॉप्ट किया है वर्ल्ड का पहला पैंडेमिक अग्रीमेंट, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने। सो ये सेकेंड इंटरनेशनल अग्रीमेंट है। तो पहला कौन सा था? फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टबैको कंट्रोल 2003, एंड अब हमने ये किया है फर्स्ट पेंडेमिक अग्रीमेंट। आर्टिकल 19 ऑफ WHA जो कर WHO को एम्पावर करता है 2/3 वोट आप यूज़ करने के लिए। अब इसके हाईलाइट क्या हैं कि पेंडेमिक प्रिवेंशन, सर्विलेंस, ग्लोबल सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, मतलब सिंपल बेसिक बातें। बस ये इंपॉर्टेंट है कि ये सेकेंड है एंड फर्स्ट वोट टोबैको वाला था। अब नेक्स्ट वी हैव द फर्स्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एनिमल हेल्थ रिपोर्ट। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, जिसको WAHP कहते हैं, पेरिस बेस्ड फाउंडेशन है, 1924 में ये बना है। अब इसने एनिमल हेल्थ के ऊपर जो है वो रिपोर्ट पब्लिश किया। बस इतना पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट जो है ये किसने पब्लिश किया है। अब इसमें इन्फेक्शन जो है 47 आर जूनोटिक, मतलब जो भी ल्यूमिनेंस हैं उनके, पता है ल्यूमिनेंस होते हैं उनके पेट के अंदर, वो रहते हैं बैक्टीरिया वगैरह, तो वो जो हैं वो करते हैं, कुछ पेस्ट वगैरह रहते हैं उनके अंदर। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी हो जाता है इनको, बार बार हम एंटीबायोटिक्स देंगे वाइल्ड लाइफ को, एनिमल्स को, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तो हो जाएगा। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा कॉर्निया, जो आई का लाइक बाहर का जो ये लेयर होता है ना हमारे आई बॉल का, कॉर्निया, ये जब डैमेज होता है उससे ट्रैकोमा कॉज होता है। एंड WHO ने इंडिया को बोल दिया है ट्रैकोमा इलिमिनेटेड हो चुका है। अब एक लिस्ट बना लो कि इंडिया में कौन सी और चीज़ें इलिमिनेट हो चुकी हैं एंड कौन से ईयर में इलिमिनेट हो चुकी हैं, ईयर भी। ओके, ये इसका एक टेबल बना के याद कर लो। तो जो ट्रैकोमा है, इट वाज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन 2024, बट अब ये एलिमिनेट हो चुका है इंडिया में से। इंडिया थर्ड कंट्री बन गया साउथ ईस्ट एशिया में, नेपाल एंड म्यांमार के बाद। ठीक है, अब अबाउट ट्रैकोमा, ये मैंने बता दिया आपको कि क्लेमाइडा ट्रैकोमैटिस और निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है ये, और ये आई डिजीज़ है। ओके, कॉर्निया जो है वो डैमेज हो जाता है एंड इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस ये कॉज करता है। ट्रैकोमा बहुत इंपॉर्टेंट है और अब इंडिया ये फ्री हो चुका है, ट्रैकोमा फ्री। लिक्विड, लाइट बेस्ड सॉलिड्स हमने पढ़ लिया। अब लिक्विड कार्बन भी पढ़ लेते हैं। अब लिक्विड कार्बन क्या है, साइंटिस्ट ने पहली बार इसका एक स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी किया। तो अभी तो बस इस पर स्टडी हुई है, लाइक कुछ इसका इतना कुछ यूज़ भी है नहीं, तो इसलिए इन्होंने भी 4 लाइनों में इसको कर दिया ख़त्म कि लिक्विड कार्बन। बस ये याद रखो कि 4500 डिग्री सेल्सियस अंडर हाई प्रेशर पे ये बनता है, बाई पासिंग द लिक्विड स्टेट नॉर्मल प्रेशर पे। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट है, एबल प्राइज़। आपको पता ही होगा कि मैथ्स में नोबेल प्राइज़ नहीं होता। कोई पूछे नोबेल प्राइज़ मैथ्स किसको मिला है तो उसको बोलो नहीं होता, एबल प्राइज़ होता है मैथ्स में। ठीक है, ये होता है, और ये इनको मिला है जापानीज़ मैथमेटिशियन मसाकी कशिवारा को, एबल प्राइज़ मिला है। ओके, जिसको हम नोबेल प्राइज़ ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं। बस इसमें इतना ही जानना इंपॉर्टेंट है। एंड विद दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन ऑफ द quarterly vision IAS current affairs is completed, and I hope you like this video. So take care, see ya, bye.